हेलो एवरीवन। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे अपना पेपर जेई मेंस में। ठीक है, मैं सिर्फ केमिस्ट्री का पोर्शन डिस्कस करूंगा जो आपका 25 जून 2022 को हुआ है। देखो, कोई पेपर बहुत इजी था। ठीक है, सभी के सारे क्वेश्चंस करेक्ट बन जाने चाहिए थे, इतना आसान पेपर था। ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस हैं मेरे पास, तो उनको एक बार डिस्कस करते हैं। और जो अपकमिंग शिफ्ट वाले स्टूडेंट्स हैं वो एक बार इनसे देख सकते हैं। ठीक है, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा आप लोग का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कौन सा इनमें से? ठीक है, B2H6 होता है, बिल्कुल सही बात है। जिन्होंने B2H6 बताया है ये उनका आंसर क्या था, करेक्ट होता था। ठीक है, ये क्या होता है हमारे पास इसमें? ठीक है, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग होती है जिसमें हम बनाना बॉन्ड का फॉर्मेशन पढ़ते हैं। ठीक है, इतना हम ऑलरेडी पढ़ रखे होता है। और ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट क्यों होता है? अगर बोरॉन की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन देखें वो होती है 1s2 2s2 2p1। तो अगर देखें एक्साइटेड स्टेट में इसकी कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह से दिखाई देती है, जिसमें एक पी ऑर्बिटल क्या होता है, वेकेंट होता है। इसलिए बोरॉन के कंपाउंड को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। ठीक है, बाकी सारे कंपाउंड में इसमें इसका डुप्लेट कंप्लीट है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। बाकी सारे ऑक्टेट या डुप्लेट रूल को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, Al+3 में ठीक है इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का क्या मतलब होता है? सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो Al+3 में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 10 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, Mg+2 में भी 10 इलेक्ट्रॉन्स है, O2- में भी 10 इलेक्ट्रॉन्स है, Na+ में भी कितने? 10 इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये सारे आपस में क्या होंगे? आइसो इलेक्ट्रॉनिक होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, हमें AgCl का रिएक्शन NH3 के साथ, ठीक है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का इजी सा क्वेश्चन था ये। ठीक है, हमें 3-4 कॉम्प्लेक्स दिए होते हैं, उनमें से आइडेंटिफाई करना था कौन सा कॉम्प्लेक्स करेक्ट होगा। आप सभी को पता है Ag क्या होता है। ठीक है, जनरली कोऑर्डिनेशन नंबर ये 2 शो करते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास बन जाना था AgNH3 ट्वाइस Cl। ठीक है, ये वाला आंसर करेक्ट बन जाना था। ठीक है, उसके बाद हमसे पूछा था टिंडल इफेक्ट के बारे में कौन सी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी थी? वेवलेंथ ऑफ द डिस्पर्स पार्टिकल इज लेस देन इंसिडेंट लाइट। ठीक है ना, ये वाली स्टेटमेंट हमारे पास गलत हो जानी थी, तो इसका आंसर बन जाना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन तो मुझे एग्जैक्ट नहीं पता कौन से थे। ठीक है, ये वाली रिएक्शन हमारे पास होती है होफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। ठीक है, इसमें इंटरमीडिएट पूछा था आपसे, तो ये वाला इंटरमीडिएट तो नहीं बनता, ये भी नहीं बनता, ये भी नहीं बनता। तो ऑप्शन कौन सा बन जाना था? RN C डबल बॉन्ड O। ठीक है, ये वाला इंटरमीडिएट करेक्ट आंसर हो जाना था। ठीक है, उसके बाद इथाइलिडीन क्लोराइड का हमसे क्या पूछा था? आईयूपीएसी नेम पूछा था। अब इसका आईयूपीएसी नेम लिखने के लिए, ठीक है, मुझे लगता है ये आपको नेम दिया था, पहले तो आपको ये स्ट्रक्चर बनाना चाहिए था। ठीक है, स्ट्रक्चर के बाद हमने क्या करना था? इसका नाम लिखना था। ठीक है, 2 कार्बन है तो हम क्या लिख सकते हैं? 1,1 डाइक्लोरो इथेन। मतलब इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन था। एक्यूरेट क्वेश्चन तो मुझे भी नहीं पता, बट ऐसा कुछ क्वेश्चन था आईयूपीएसी नेमिंग से भी। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा था स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? जो खुद रिड्यूस हो और दूसरों को ऑक्सीडाइज करे। अब जिसका भी, ठीक है, मतलब M+3 से M+2 का जो हमारे पास रिडक्शन वैल्यूज है, मतलब SRP वैल्यू है, ठीक है, वो सबसे ज्यादा होगी, वो इजिली रिड्यूस होगा और गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। अब आपको तो डाटा दिया नहीं था, बट आपको पता होना चाहिए था कि Mn+3 से Mn+2 का जो SRP होता है काफी हाई होता है और पॉजिटिव में होता है। ठीक है, बाकी सबका तो नेगेटिव में होता है, इसका क्या होता है? पॉजिटिव के अंदर होना है। तो इसका ऑप्शन बन जाना था हमारे पास Mn+3, मैग्नीज+3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। ठीक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज क्या होते हैं? जिनकी सेम इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन एंड सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो। अब HF के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? ये 9+1 10 इलेक्ट्रॉन्स, 9+1 इज इक्वल टू 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इसके पास भी कितने हैं? 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बन जाएगा HF एंड H2। ठीक है, देखो H2 F2 नहीं हो सकते, O3 हो, ये नहीं हो सकते। ठीक है, बाकी ऑप्शन ही इतने बकवास हैं कि हमें कुछ मेहनत करने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, आर्टिफिशियल स्वीटनर। ठीक है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में आपको, ठीक है, एक पूरी लिस्ट तैयार कर रखी है बायोमोलिक्यूल्स वाले चैप्टर में, उसका ऑप्शन बन जाएगा एलिटिन। ठीक है ना, इसका ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन था जी डायरेक्टली। ठीक है, उसके अलावा जो बाकी क्वेश्चन था, जैसे बायोइथेनॉल पे कल क्वेश्चन आया था, ठीक है, ओल्ड शिफ्ट के अंदर। ठीक है, वो भी आप एक बार सारे जो स्वीटनिंग एजेंट है उनको पढ़ के चले जाना। ठीक है, हाँ आपको ठीक है, इंट्रोपी का डाटा दिया था, इंथैल्पी का डाटा दिया था,
और टेम्परेचर पूछा था एट इक्विलिब्रियम। हमें पता है, ठीक है, हम रिलेशन यूज करते हैं डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ठीक है, इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो टी क्या आ जाएगा यहाँ से हमारे पास, डेल्टा एच ओवर डेल्टा एस। बस इतना सा फॉर्मूला लगाना था हमें, ठीक है, और हमारा आंसर आ जाना था। ठीक है, तो डेल्टा एच का वैल्यू कितना हो जाएगा, 165। ठीक है, इसको अपन उसमें कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है, 10⁻³ से मल्टीप्लाई करके, ठीक है, ओवर क्या आ जाएगा, 550 आ जाएगा। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लो, ठीक है, फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैं एक और सॉल्व कर लेता हूँ इसको, जस्ट मैं कैलकुलेटर से कर लेता हूँ। हाँ, 300 केल्विन आ रहा है इसका आंसर। ठीक है, चेक कर लेना आपको भाई, एक और कोई डाटा वगैरह सेम था तो आंसर 300 केल्विन आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हाईएस्ट मोबिलिटी। ठीक है, जो स्मॉलेस्ट साइज का होगा, जो स्मॉलेस्ट साइज का आयन होगा उसकी मोबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, मोबिलिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। अब साइज कैसे देखते हैं, ठीक है, दो फेज में देखते होते हैं साइज। एक होता है हमारे पास गैसियस फेज और एक होता है हमारे पास एक्वस फेज। जैसे ये हमारे पास ग्रुप 2 है, ग्रुप 2 में क्या होता है हमारे पास, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। तो बेरियम का साइज, ठीक है, गैसीय साइज तो सबसे बड़ा होगा, गैसीय साइज, बट इसका एक्वस साइज सबसे क्या होगा, स्मॉलेस्ट होगा। एक्वस साइज क्या होगा इसका, स्मॉलेस्ट होगा। तो सबसे ज्यादा आयनिक मोबिलिटी भी किसकी होगी, बेरियम की होगी। मतलब Ba+2 क्या आना था, इसका आंसर आना था विच इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगर कोई बच्चा बेरिलियम टिक करके आया है तो वो बहुत बड़ा गलती कर रहा है। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, इसका आंसर था बेरिलियम+2। ठीक है, हाँ, ये पूछा है हमसे यूट्रिफिकेशन। ठीक है, ये तो बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन वाइज आई है। ठीक है, एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन में लिखा हुआ है लॉस ऑफ डाइवर्सिटी। ठीक है ना, एनसीईआरटी की लाइन में लिखा हुआ है डायरेक्टली लॉस ऑफ डाइवर्सिटी इज कॉल्ड यूट्रिफिकेशन। ठीक है ना, तो इसका आंसर बन जाना था ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब इसमें दिया है फिनोल का रिएक्शन HNO3 के साथ। ठीक है, ये बेसिकली किस तरह का रिएक्शन होगा हमारे पास, ठीक है, शायद एग्जैक्ट कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 एंड H2SO4 देना था उसको। ठीक है, आप मान लेना इसको। ठीक है, तो इसमें नाइट्रेशन हो जाना था। तो यहाँ पे एक तो हमारे पास बन जाता ऑर्थो प्रोडक्ट और एक बन जाना था हमारे पास पैरा प्रोडक्ट। तो अब देखो, ठीक है, इनमें को ए एंड बी को ठीक किस टेक्निक से डिफरेंशिएट करेंगे। अब हमें पता है इन दोनों के अंदर क्या है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस डिफरेंट डिफरेंट है, तो इनके बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। ठीक है, इनके बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। ठीक है, बिकॉज, ठीक है, ये वो पैराफॉर्म है, इसके अंदर ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स प्रेजेंट है क्योंकि ये दो साइड से हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर सकता है। ठीक है, जो ये वाला कंपाउंड है इसमें क्या है, चिलेशन प्रेजेंट है। तो बी वाले केस में जो पैरा प्रोडक्ट है उसमें ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स होंगी, ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा, और बॉइलिंग पॉइंट का क्या होगा हमारे पास, डिफरेंस होगा। ठीक है, जब भी बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस होता है तो हम किस टेक्निक से सेपरेट करते हैं, उस चीज को हम बोलते हैं क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, मास स्पेक्ट्रोमेट्री। ठीक है, आप लोगों ने टर्म भी नहीं सुनी होगी, NMR, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, इसका भी कोई जरूरत नहीं है। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इसका आंसर नहीं हो, सॉरी, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ही इसका आंसर होगा, ठीक, क्रोमेटोग्राफी नहीं होगा। ठीक है ना, इसका आंसर क्या होगा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, जब भी बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस होता है तो हम किस टेक्निक से सेपरेट करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, आई होप सभी को ये वाला आंसर क्लियर होगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कौन सी रिएक्शन थी। ठीक है, ये वाली रिएक्शन दी थी हमें। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना था, हमने मोस्ट स्टेबल कार्बोकटाइन का फॉर्मेशन कर लेना था। ठीक है, मोस्ट स्टेबल कार्बोकटाइन का फॉर्मेशन करके इसके ऊपर OH चिपका देना था। ठीक है, इस तरह का प्रोडक्ट आपको फाइनल दिखाई दिया होगा। ठीक है, अब ये वाली रिएक्शन, ठीक है, नेक्स्ट इस रिएक्शन को हम बोलते हैं RTR रिएक्शन। ठीक है, रीमन टीमन रिएक्शन। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो हमारे पास क्लोरोफॉर्म है और बेस आपस में मिलके क्या कर लेते हैं, ठीक है, एसिड बेस रिएक्शन करके CCl3 नेगेटिव बन जाता है। एक कार्बन के ऊपर तीन तीन क्लोरीन क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं ये, तो ये एक क्लोरीन बाहर होके, ठीक, कुछ इस तरह की, ठीक है, डाइक्लोरोकार्बिन का फॉर्मेशन हो जाता है। इसको हम बोलते हैं क्या, डाइक्लोरोकार्बिन। ठीक है, ये होता है हमारे पास कार्बन इंटरमीडिएट। अगर आपको ये वाला ऑप्शन था ये भी टिक कर सकते थे। उसके अलावा कौन सा ऑप्शन हो सकता है आपका, अगर हम इसका मैकेनिज्म देखें कि पहले बेस से रिएक्शन करके, ठीक है, इसने क्या बना लिया, फिनॉक्साइड आयन बना लिया। ठीक है, अगर हम इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएं तो कुछ इस तरह से आ जाएगी, यहाँ पे डबल बॉन्ड O नेगेटिव,
यहाँ पे, ठीक है। तो अब ये CCl2 के साथ क्या कर लेगा, इंटरेक्ट कर लेगा, तो कुछ इस तरह का हमारे पास क्या बन जाएगा, इंटरमीडिएट बन सकता है, ठीक है। कुछ इस तरह का हमारे पास इंटरमीडिएट बन सकता है, ठीक है। CCl ठीक है, नेगेटिव, ठीक है। अगेन क्या हो जाएगा, हमारे पास एरोमेटिसिटी गेन हो जाएगी, तो जो भी इंटरमीडिएट बनेगा वो क्या होगा, हमारा फाइनल होगा, कुछ इस तरह का। ठीक है, कुछ इस तरह का अगर आंसर था आपको तो आप ये भी टिक कर सकते थे, ठीक है। अगर डाइक्लोरोकार्बिन था वो भी आप टिक कर सकते थे, ठीक है। अब मुझे ऑप्शंस नहीं पता डायरेक्टली क्या थी, ठीक है। फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन, ठीक है। फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन का मतलब होता है हमारे पास एडिशन पॉलीमराइजेशन, ठीक है। सिंपली उसने क्या पूछा है, एडिशन पॉलीमराइजेशन का पूछा है, ठीक है। टेरिलीन हो गया, मेलामाइन हो गया, नाइलॉन 66 हो गया, इन तीनों में कौन सी कंडेंसेशन होती है ना, इसमें इन तीनों में कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होती है। और जो टेफ्लॉन होता है इसमें क्या होती है, एडिशन होती है, ठीक है। आप लोगों ने पढ़ा होगा CF2 ये बिल्कुल अथीन जैसा ही है ये तो, ठीक है। इनमें क्या होती है, एडिशन पॉलीमराइजेशन होती है, ठीक है। जैसे हमारे पास सेम केस में होती है, ठीक है। सेम हमारे पास अल्कीन के अथीन के अंदर होती है, ठीक है। सेम वैसा ही क्या होता है हमारे पास टेफ्लॉन भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, ठीक है। 2 क्लोरो 1 2 3, ठीक है। प्रोपेन मतलब 3 कार्बन, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे मिथाइल, इसको ट्रीट करवाया हमने पोटाशियम मिथॉक्साइड के साथ, मतलब ठीक है के CH3O नेगेटिव के पॉजिटिव, ठीक है ना। तो ये CH3O नेगेटिव के साथ ट्रीट करवाया, ठीक है। इस रिएक्शन में क्या हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। 3 डिग्री है और इसमें सब्सटीट्यूशन तो हो नहीं सकता, तो एलिमिनेशन ही होगा, तो फाइनल प्रोडक्ट हमें कुछ इस तरह का दिखाई देगा, ठीक है। कुछ इस तरह का फाइनल प्रोडक्ट हमें दिखाई देने वाला है, ठीक है ना। तो अगर प्रोडक्ट पूछा था तो प्रोडक्ट तो ये बन जाता, अगर मैकेनिज्म पूछा था क्वेश्चन में तो मैकेनिज्म का आंसर आ जाता है E2, ठीक है। एलिमिनेशन बाय मॉलिक्यूलर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, ठीक है। 681 ग्राम ऑफ दिस कंपाउंड, द नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट, ठीक है। यहाँ पे x का वैल्यू उसने पूछा था, अगर हम इसका मोलर मास कैलकुलेट करें, ठीक है, तो कितना जाएगा, 12 इंटू 7 प्लस 5 प्लस, ठीक है, 14 इंटू 3 42 प्लस, ठीक है, 16 इंटू 6 96, ठीक है। इसको एड अप कर लेंगे तो आ जाएगा ये हमारे पास 227, ठीक है। अगर हम मोल्स निकाल लें, मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास ओवर मोलर मास, तो 681 ग्राम डिवाइड बाई 227 ग्राम पर मोल, तो वो आ जाएगा 3 मोल्स, ठीक है। तो हमारे पास इस कंपाउंड के, ठीक है, इस पर्टिकुलर कंपाउंड के कितने मोल्स आ गए हमारे पास, 3 मोल्स आ गए, ठीक है। 3 मोल्स आ गए। अब एक मोल में, ठीक है, 3 क्या है हमारे पास, नाइट्रोजन के मोल है, तो टोटल मोल्स कितने होंगे नाइट्रोजन के, 9 मोल्स हो जाएंगे। 9 मोल्स में कितने एटम हो जाएंगे, 9 इंटू 6 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। इसको सॉल्व करने पे जो भी आपका आंसर आएगा, ठीक है, वही क्या होगा, आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। हाँ, ये वाला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, जो मुझे मिले थे, ठीक है। जब हमने मेटलर्जी पढ़ा था, ठीक है, तो गोल्ड और जो हम जिंक का मेटलर्जी पढ़ते हैं, ठीक है, तो कौन कौन से कॉम्प्लेक्स बनते हैं, ठीक है। गोल्ड का फॉर्मूला था Ag, ठीक है। जब इसका रिएक्शन करवाते हैं KCN के साथ, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 का कॉम्प्लेक्स बनता है AgCN ट्वाइस नेगेटिव, ठीक है, ये वाला कॉम्प्लेक्स बनता है, ठीक है। जिंक के केस में जिंक किस कोऑर्डिनेशन नंबर का कॉम्प्लेक्स बनाता है, 4 कोऑर्डिनेशन नंबर का कॉम्प्लेक्स बनाता है, तो इस केस में कॉम्प्लेक्स बन जाना था ये वाला, ठीक है, 4 कोऑर्डिनेशन का कॉम्प्लेक्स बन जाना था, ठीक है। तो उसने क्लियर कट लिखा हुआ था, ठीक है, उसने सिर्फ गोल्ड के जो 4 कोऑर्डिनेशन नंबर वाले कॉम्प्लेक्स बना रखे थे जो कि डायरेक्टली गलत हो जाते, तो आप कोऑर्डिनेशन नंबर देख के भी इनके आंसर मार्क कर सकते थे। तो काफी सारे क्वेश्चंस थे, ठीक है, जितने मुझे मिले मैंने उसके डिस्कशन किए, ठीक है। आप इनको एक बार खुद कर लेना, ठीक है। और पेपर का लेवल इजी है, NCERT लेवल ही है, ठीक है। बिल्कुल नीट लेवल का रखा है इन्होंने, ठीक है। जेईई मेंस को नीट लेवल बना दिया है, बहुत ही इजी पेपर था। आई होप सबके क्वेश्चन सही हुए होंगे। ऑल द बेस्ट जिनकी भी अपकमिंग शिफ्ट है, और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर रिजल्ट जिन्होंने आज पेपर दिया है। थैंक यू।